वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक तमिल मास्टरपीस लेकर आया हूँ जिसका नाम है पेरियेरुम पेरुमाल BABL। ये मूवी 2018 में रिलीज हुई। इस मूवी के डायरेक्टर है मारी सेल्वराज। एक्चुअल से मैं किसी भी डायरेक्टर का नाम नहीं लेता, लेकिन ही डिजर्व। ये भाई साहब ऐसे ही मूवीज बनाते हैं। मतलब छोटे छोटे गाँव में किस तरह से कैस्ट फीलिंग होती है, किस तरह से उन लोगों को सताया जाता है और क्या क्या परेशानियां उन लोगों को झेलनी पड़ती है। और आजकल जो मूवी आई है ना कर्णन, जिसमें धनुष भाई साहब लीडिंग रोल में थे, उस मूवी के डायरेक्टर भी मारी सेल्वराज ही है। एक्चुअल से वो मूवी तमिलनाडु में ही रिलीज हुई, तो जब कभी भी वो मूवी मेरे हाथों में आएगी मैं उस मूवी को भी जरूर एक्सप्लेन करूंगा। जस्ट वेट फॉर सम टाइम। अब इस मूवी के बारे में बात करें तो लाजवाब लगी मूवी मुझे ये। इंटरवल तक ये मूवी कैजुअल से चलने लगती है और इंटरवल के बाद इस मूवी का कुछ अलग ही लेवल होता है। सो इस मूवी को मैं बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। शायद वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार दिखाइए, अगर पुराने हैं तो और प्यार लुटाइए। आजकल प्यार कम हो रहा है। ये कहानी 2005 में घटी थी। मूवी की शुरुआत होती है एक कूदे से और इस कूदे का नाम है करुपी। करुपी का मतलब तमिल में काला, ब्लैक, और ऑफ कोर्स कूता भी काला है ना। तो दूसरे सीन में एक ट्रेन को दिखाया जाता है और उसके दूसरे सीन में हमारे हीरो का इंट्रोडक्शन होता है और इसी का नाम है पेरियेरुम पेरुमाल। मैं इतना लंबा नाम तो नहीं कह सकता, मैं सिर्फ शॉर्टकट में पीपी कहूँगा, आप समझ जाओ। जब ये सारे लोग अपने अपने कूते के साथ बैठे हुए रहते हैं तो पीपी का कूता वहाँ पर नहीं होता। तो पीपी अपने कूते को बुलाने लगता है, करुपी तुम कहाँ पर हो। तो दूर से करुपी पीपी की तरफ दौड़ा चला आता है और पीपी अपने कूते को पानी में नहलाने लगता है। एक्चुअली पीपी और उसके दोस्त अपने कूते के साथ यहाँ पर आते रहते हैं हंट करने के लिए, मतलब कुछ परिंदे वगैरह को हंट करने के लिए। तो वहीं पर कुछ पानी होता है तो वो लोग अपने अपने कूतों को और खुद को उस पानी में नहलाने लगते हैं। और तभी पीपी और उसके फ्रेंड्स ये देखते हैं कि दूसरे गांव वाले इस पानी की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना भूल गया कि पीपी और उसके फ्रेंड्स लो कैस्ट के लोग हैं और इनका सेपरेट ही गाँव होता है। जो हाई कैस्ट के लोग इनके गांव में नहीं आते और उसी तरह से ये लोग वहां पर जाने की परमिशन नहीं है। खैर पीपी और उसके फ्रेंड्स वहां से जाने के बाद वो हाई कैस्ट वाले उस पानी में सूसू करने लगते हैं और ये एक दिन का काम नहीं, हर रोज का काम होता है ये। खैर थोड़ी दूर आने के बाद पीपी को अपने कुत्ते की याद आती है। वो अपने कुत्ते को बुलाने लगता है, लेकिन करुपी इनके साथ नहीं होता। और तभी पीपी और उसके फ्रेंड्स को ट्रेन की आवाज सुनाई देने लगती है और पीपी घबराते हुए ट्रेन ट्रैक की तरफ दौड़ने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद पीपी ये देखता है कि इसका कूता करुपी उस ट्रेन ट्रैक से बंधा हुआ है और ऑफ कोर्स करुपी को बांधने वाले वो हाई कैस्ट पीपल्स होते हैं। ये देखने के बाद पीपी और जोर से अपने करुपी के पास दौड़ने लगता है और उसी तरह वो ट्रेन करुपी के करीब आने लगती है। जब तक पीपी करुपी के पास पहुँचता ट्रेन करुपी को टुकड़े टुकड़े कर चुकी होती है। ये देखकर बेचारा पीपी बहुत रोने लगता है। मतलब इन लोगों को अपने कूतों से बहुत प्यार होता है। उसके बाद पीपी और उसके गांव वाले करुपी की अंतिम संस्कार करने लगते हैं। तो भाई साहब यहाँ पर एक जबरदस्त सॉन्ग चलता है और ये गाना करुपी के ऊपर ही डेडिकेट होता है। रियली आई लव दिस सॉन्ग। और इसी गाने के दरमियान में पीपी अपने कुत्ते की यादों को ताज़ा करने लगता है। खैर दूसरे सीन में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज तिरुनेलवेली को दिखाया जाता है, जहाँ पर पीपी अपने माँ के साथ इस कॉलेज में आता है एडमिशन लेने के लिए। तो पीपी के मार्क्स वगैरह देखकर वो प्रिंसिपल पीपी को सीट दे देता है इस कॉलेज में और वो प्रिंसिपल पीपी से पूछने लगता है आखिरकार बेटा तुम क्या बनना चाहते हो। तो पीपी उस प्रिंसिपल को जवाब देने लगता है सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। यह सुनने के बाद प्रिंसिपल का बीए हंसने लगता है और प्रिंसिपल पीपी के माँ को भेज देता है। पीपी की माँ जाने के बाद वो प्रिंसिपल पीपी से कहने लगता है बेटा ये लॉ कॉलेज है, अगर तुम यहाँ पर पढ़ाई करोगे तो तुम एडवोकेट वकील बनोगे, नहीं कि डॉक्टर। तो पीपी उस प्रिंसिपल को समझाने लगता है सर मैं वो वाला डॉक्टर नहीं बनना चाहता, मैं बनना चाहता हूँ डॉक्टर BR अम्बेडकर सर की तरह। और पीपी जाने के बाद वो प्रिंसिपल अपने प्यून से कहने लगता है इसके एडमिशन फॉर्म के पीछे ये लिख दो कि ये आने वाले दिनों में डॉक्टर BR अम्बेडकर बनना चाहता है। खैर दूसरे सीन में एक धांसूदार कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है और इसका नाम है ताता। ताता का मतलब ग्रैंडफादर समथिंग लाइक दैट है। इस मूवी में इसका नाम ऐसे ही बताया गया है। और फिलहाल ताता किसी बस का वेट कर रहा होता है और जब वो बस आती है ताता उस बस को पकड़ने की कोशिश करता है। तो उसी बस के दरवाजे के पास एक लड़का खड़ा होता है, तो वो लड़का ताता को हेल्प करता है बस के अंदर आने में। थोड़ी दूर जाने के बाद ताता धीरे धीरे करते हुए अपना हाथ उस लड़के के हाथ पर रखने लगता है और जब बस की स्पीड तेज होने लगती है तो ताता उस लड़के का हाथ निकाल देता है।
जिसकी वजह से वो लड़का बस से नीचे गिर के मर जाता है और ऊपर से ताता नाटक करते हुए उस लड़के के पास जाता है और झूठे आंसू बहाने लगता है कि अभी अभी इस लड़के ने मेरी हेल्प की और ये खुद अब मर गया। और उसी तरह उस बस में उस लड़के की गर्लफ्रेंड होती है जो फूट फूट के रो रही होती है। और दूसरे दिन अखबार में ये न्यूज छपती है कि एक लड़के ने बस से फिसलकर नीचे गिर के उसकी मौत हो चुकी है। खैर उसके बाद पीपी की कॉलेज लाइफ स्टार्ट होती है जहाँ पर सीनियर्स जूनियर्स को रैगिंग करना स्टार्ट करते हैं। और उसी कॉलेज में पीपी का एक फ्रेंड होता है और इसका नाम है आनंद। उसके बाद हमारे हीरोइन का इंट्रोडक्शन होता है और इसका नाम है ज्योति महालक्ष्मी। इस बंदी को तो आप जानते हो ना, रिसेंटली मैंने इस बंदी की एक मूवी एक्सप्लेन की थी। जब मैडम सारे स्टूडेंट्स के नाम पूछने लगती है तो पीपी अपना नाम कुछ इस तरह से बताने लगता है कि इसका नाम है पेरियरुम पेरुमाल BA-BL। ये सुनने के बाद वहाँ के सारे स्टूडेंट्स इस पर हंसने लगते हैं। मतलब पीपी ने अपने नाम के बगल में BA-BL खुद लगा लिया और उसी तरह वो मैडम को टीचर कहकर बुलाते रहता है। खैर नेक्स्ट पीरियड में दूसरी मैडम वहाँ पर आती है और ये मैडम हिस्ट्री ऑफ कोर्स के बारे में क्लास लेने लगती है इन इंग्लिश। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि पीपी को इंग्लिश की ई तक नहीं आती और पीपी आनंद से पूछने लगता है, अरे यार मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या तुमको कुछ समझ में आ रहा है? तो आनंद पीपी से कहने लगता है, मुझे समझ नहीं आ रहा, इसीलिए मैं अपनी दांतों को खुजा रहा हूँ, ये लो ये काड़ी, तुम भी अपनी दांतों को खुजाते बैठो। लेकिन पीपी आनंद से कहने लगता है, नहीं यार मैं टीचर से कहूँगा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो इंग्लिश में क्लास बोलने के बजाय तमिल में बोले, थोड़ा बहुत तो समझ आ जाएगा ना। तो आनंद पीपी को रोकने की कोशिश करने लगता है। इसके बावजूद भी पीपी अपनी सीट से उठ खड़े होता है और उस मैडम से कहने लगता है, मैडम मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या आप तमिल में क्लास ले सकती हो? तो वो मैडम पीपी को बताने लगती है, क्या तुम LKG के स्टूडेंट हो जो मैं तुम्हें तमिल में समझाऊं? अब तुम कॉलेज में आ चुके हो। तो पीपी मैडम से कहने लगता है, अरे मैडम सिर्फ मुझे ही नहीं, यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं उन सारे लोगों को आपकी क्लास समझ में नहीं आ रही है। ये सुनने के बाद वो मैडम सारे स्टूडेंट्स से पूछने लगती है, स्टूडेंट्स जिसे जिसे समझ में नहीं आया वो अपने हाथ राइज करें। तो कोई भी बंदा अपने हाथ को नहीं उठाता। उसके बाद वो मैडम उन स्टूडेंट से पूछने लगती है कि जिस जिसको समझ में आया वो अपने हाथ ऊपर करे। तो सारे के सारे स्टूडेंट्स अपना हाथ ऊपर करते हैं, इवन तो आनंद भी अपना हाथ ऊपर करता है। ये देखकर वो मैडम पीपी से कहने लगती है, ये देखो तुम्हारे बगल वाले बंदे को ही समझ में आया, तुमको समझ में नहीं आया तो मैं क्या करूं, TC लेके बाहर चले जाओ। अगर तुम इस कॉलेज में रहना है तो तुम इंग्लिश को सीखना होगा। खैर सारे स्टूडेंट्स जाने के बाद पीपी ज्योति को रोक लेता है और उससे कहने लगता है, क्या आपको उस मैडम की क्लास समझ में आई? तो ज्योति पीपी से कहने लगती है, हाँ मुझे अच्छी तरह से समझ में आई। आज तो मैडम ने राजा नंद कुमार के केस के बारे में डिस्कस किया। अगर तुम्हें इंग्लिश समझ में नहीं आती तो तमिल में इसके बुक्स है, तुम उन बुक्स को पढ़ के सब्जेक्ट को समझ सकते हो। ये सुनने के बाद पीपी शॉक में रह जाता है और ज्योति से पूछने लगता है, क्या ये बुक्स तमिल में भी अवेलेबल है? तब तो फिर कोई बात नहीं। और जब ज्योति वहाँ से जा रही होती है तो पीपी ज्योति को उसका नाम पूछने लगता है। तो ज्योति अपना नाम कहने लगती है कि ज्योति महालक्ष्मी। और पीपी ज्योति से कहने लगता है, अच्छा आपके 2 नाम है? तो ज्योति कहने लगती है, नहीं 3, घर में मुझे जो कहकर भी बुलाते हैं। खैर दूसरे दिन एक इंग्लिश प्रोफेसर इनकी क्लास को आता है और ऑफ कोर्स बेचारे पीपी को इंग्लिश कुछ भी समझ में नहीं आता, जिसकी वजह से पीपी और आनंद ये दोनों अपने दांत खुजाने लगते हैं। और इसी बातों में ये दोनों गपशप मारने लगते हैं और इन दोनों की आवाज वो लेक्चरर वो प्रोफेसर सुन लेता है और उन दोनों को अपनी सीट से खड़ा करता है। उनके सीट से खड़ा करने के बाद वो प्रोफेसर पीपी से ये पूछने लगता है कि तुम बिना हिचकिचाए ये से 10 वर्ड्स बोलो। ये सुनने के बाद पीपी ये के नाम बताने लगता है, आनंद, अंबिका, अरुणाचलम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसका जवाब सुनने के बाद सारे स्टूडेंट्स इस पर हंसने लगते हैं और वो प्रोफेसर पीपी को क्लास के बाहर जाने के लिए कहता है। अब बारी है आनंद की। तो वो प्रोफेसर आनंद को सी के रिलेटेड कुछ वर्ड्स बताने के लिए कहता है। तो आनंद उल्टा प्रोफेसर से पूछने लगता है, सर छोटा सी या बड़ा सी, मतलब कैपिटल सी या स्मॉल सी? तो इसका जवाब भी सुनने के बाद सारी क्लास इस पर हंसने लगती है और वो प्रोफेसर चुपचाप आनंद को भी बाहर जाने के लिए कहता है। खैर जब ये दोनों बाहर आते हैं तो पीपी आनंद से कहने लगता है, अरे यार मैंने तो सही जवाब दिया ना, मतलब जो ये से वर्ड्स आते हैं वो बताने लगा। ये सुनने के बाद आनंद पीपी से कहने लगता है, शायद सर को छोटे ये के बारे में बताना होगा। अब देखो तुमने मेरा नाम लिया आनंद, अब मेरे नाम में ये कैपिटल है, स्मॉल तो नहीं ना। खैर क्लास होने के बाद वो प्रोफेसर इन दोनों के पास आकर इनको एक होमवर्क देने लगता है कि पीपी ये के रिलेटेड 100 वर्ड्स लिख के आए और उसी तरह आनंद सी के रिलेटेड 100 वर्ड्स लिख के ले आए। खैर सारे स्टूडेंट्स बाहर जाने के बाद पीपी और आनंद ये दोनों अपनी क्लास में आते हैं और ज्योति पीपी के पास आकर उससे पूछने लगती है
कि आपको ऐसा बताना नहीं चाहिए। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, इस तरह से जो वर्ड्स है ना, उस तरह से आपको सर को बताना चाहिए था। सर ने नेम्स के बारे में नहीं कहा। और इसी बातों में पीपी अपना होमवर्क के बारे में ज्योति को बताने लगता है कि सर ने मुझे इस तरह से होमवर्क दिया, क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हो। तो ज्योति पीपी की बात मान लेती है और उसी तरह आनंद भी ज्योति से हेल्प मांगने लगता है। खैर जब ज्योति बाहर आती है तो कुछ सीनियर्स ज्योति को रैगिंग करने लगते हैं और ज्योति गुस्से में आकर अपने बैंगल्स को अपने हाथों में ही तोड़ने लगती है, जिसकी वजह से ज्योति का हाथ जख्मी हो जाता है। और उसी कॉलेज में ज्योति का एक भाई होता है, भाई का मतलब ज्योति का चाचा का बेटा, और इस बंदे का नाम है शंकर लिंगम, शॉर्टकट में शंकर। और ये चीज बेचारे पीपी और आनंद देख रहे होते हैं और पीपी को ये फिक्र होने लगती है कि ज्योति इसका होमवर्क करेगी या नहीं करेगी। खैर दूसरे सीन में आधी रात को ताता को कोई बंदा अपने घर बुलाता है और यहाँ पर स्टोरी ये है, मैं आपको सिंपल से बताता हूँ कि इस घर में एक लड़की होती है और इस लड़की के भाई ने ये देखा कि इस लड़की ने अपने कम जात के लड़के से मुलाकात की थी टेम्पल में, और वो चीज कुछ गांव वाले देख लिया था। जब वो लड़की अपने घर आई तो इस लड़की का भाई इस लड़की को मारने पीटने लगा और इसी हाथापाई के दौरान उस भाई ने लड़की को एक छापड़ मारा और वो लड़की एक दीवार से टकरा गई और उसकी मौत हो गई। और उसी लड़की को ठिकाने लगाने के लिए उस घर के लोगों ने ताता को बुलाया। ये जानने के बाद ताता उन सारे लोगों को उस घर से बाहर भेज देता है और इधर उधर ढूंढने पर ताता को एक रस्सी नजर आती है। तो ताता उस रस्सी को लेकर उस लड़की के गले में बांधने लगता है और इसी दरमियान में ये लड़की अपनी आंखें खोल देती है। मतलब ये लड़की एक्चुअली मरी नहीं होती, सिर्फ बेहोश हुई होती है। लेकिन इसके बावजूद भी ताता इस लड़की को उसका गला घोट के मार देता है और उस लड़की की लाश को घसीटते हुए दूसरे कमरे में लाता है और उसे ऊपर से टांग देता है, जैसा लगे कि ये लड़की अपने आप को फांसी लगा लिया हो। उस लड़की को हैंगिंग करने के बाद ताता उस घर के छत के ऊपर से बाहर जाता है और अंदर जाकर दरवाजा ओपन करता है और इन सारे लोगों को इशारों से ये बताने लगता है कि तुम ऊंची आवाज से इस दरवाजे को मारो, मैंने उस लड़की को हैंगिंग कर दिया है, फांसी लगा दिया है। तो ताता के कहने पर वो सारे घर वाले फूट फूट के रोने लगते हैं, दरवाजे को मारने पीटने लगते हैं। तो इन लोगों की आवाजें सुनने के बाद इनके नेबर्स उस घर में आते हैं, जहाँ पर वो लोग ये देखते हैं कि वो लड़की टंगी है, हैंगिंग में होती है। और दूसरे दिन न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ छपती है कि एक नौजवान लड़की ने अपने आप को खुदकुशी कर ली। खैर जब दूसरे दिन ज्योति अपने कॉलेज आती है तो ज्योति पीपी और आनंद का होमवर्क करके लाती है और इन दोनों को सौंप देती है। तो जब प्रोफेसर इनकी क्लास में आता है तो पीपी और आनंद ये दोनों अपने पेपर्स उस प्रोफेसर को देने लगते हैं। उसके बाद वो प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को कहने लगता है, देखो बेटा अब तुम स्कूल में नहीं हो, अगर तुम स्कूल में होते तो मैं बोर्ड पे लिखता तो तुम अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेते, लेकिन ये कॉलेज है, मैं डिक्टेट करूंगा, तुम अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना। इस तरह से कहते हुए वो प्रोफेसर इंग्लिश में डिक्टेट करने लगता है। तो जब वो प्रोफेसर इंग्लिश में डिक्टेट कर रहा होता है तो आनंद अंडे अंडे डालने लगता है। तो पीपी आनंद से यही बात पूछने लगता है, अरे यार तुम ये क्या लिख रहे हो। तो आनंद कहने लगता है, क्या तुम्हें अंडे डालना नहीं आता, डालो भी अंडे डालो, अगर तुम चुपचाप बैठे रहे तो वो प्रोफेसर फिर से हमको बाहर भेज देगा, कुछ ना कुछ अंडे डालते रहो। तो आनंद की बात मानकर पीपी भी अपने नोट्स में अंडे 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 डालने लगता है। लेकिन जब वो प्रोफेसर इन दोनों के पास आता है तो वो प्रोफेसर पीपी को पकड़ लेता है और पीपी को अपने नोट्स देने के लिए कहता है और वो अंडे अंडे देखकर वो प्रोफेसर के होश ही उड़ जाते हैं और वो प्रोफेसर पीपी की बुक लेकर ज्योति के पास जाता है और उसे पढ़ने के लिए कहता है। बेचारी ज्योति अंडे 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 कहकर पढ़ने लगती है। यह सुनने के बाद सारे स्टूडेंट्स पीपी पर हंसने लगते हैं और वो प्रोफेसर पीपी को कहने लगता है, क्या तुम मुर्गी हो, इतने सारे अंडे डाल के बैठे हो। इस तरह से वो प्रोफेसर अनाप शनाप पीपी को बकने लगता है। तो पीपी को बहुत गुस्सा आता है और वो फौरन सारे स्टूडेंट्स के नोट्स इकट्ठा करने लगता है और उस प्रोफेसर से कहने लगता है, ये देखिए सर, ये देखिए, किसी ने भी कुछ भी नहीं लिखा। इस प्रोफेसर को भी बहुत गुस्सा आता है और पीपी को अपनी क्लास से बाहर जाने के लिए कहता है। जब पीपी बाहर जाता है तो वो प्रोफेसर सारे स्टूडेंट्स के बुक्स चेक करने लगता है, जहाँ पर किसी ने भी ढंग से नोट्स को नोट डाउन नहीं किया होता। ये देखने के बाद वो प्रोफेसर इन सारे नोट्स को उन्हीं स्टूडेंट्स के मुंह पे मार के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद पीपी किसी जगह पर आके अकेला बैठा हुआ रहता है। तो इसके पास ज्योति आती है, इसकी नोट्स देती है और इससे सवाल करने लगती है, अगर तुमको इंग्लिश नहीं आती तो 10th और इंटर कैसे पास हुए, वहाँ पर तो इंग्लिश था ना। तो पीपी ज्योति से पूछने लगता है कि आपको 10th में कितने मार्क्स आए हैं। तो ज्योति कहने लगती है 360। तो पीपी ज्योति से कहने लगता है, मुझे 390 आए थे, लेकिन इसके बावजूद भी मैं फेल, और वो भी इंग्लिश सब्जेक्ट में। सुबह ज्योति पीपी से पूछने लगती है,
तो फिर 10th इंग्लिश तुम कैसे पास हुए? तो पीपी यही बात बताने के लिए फ्लैशबैक में ले जाने लगता है, जहाँ पर पीपी ने इंग्लिश सब्जेक्ट में काफी सारी बार फेल हो चुका था। और जिस दिन एग्जाम था, पीपी ने अपनी दास्तां उस टीचर को सुनाई कि इसे 390 मार्क्स आ चुके हैं, लेकिन ये अभी भी इंग्लिश में फेल हो चुका है। पीपी की दास्तां सुनने के बाद वो टीचर पीपी को हेल्प करने लगी सही क्वेश्चंस के सही जवाब देने में। इससे पहले भी पीपी ने काफी सारी बार कॉपी की थी, लेकिन इसे ये बात पता नहीं चली कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। इसलिए पीपी हमेशा इंग्लिश में फेल होता गया और इसी की वजह से पीपी उस टीचर को एंजल मानता है। उसके बाद ज्योति पीपी से पूछने लगती है, तो तुमको लॉयर बनने का कैसा ख्याल आया? लॉयर बनने के लिए इंग्लिश आना जरूरी है ना? तो फिर से पीपी ज्योति को अपना फ्लैशबैक बताने लगता है कि इनके गाँव में राजा ताता नाम का एक बंदा होता है। एक दिन पुलिस ने पीपी और उसके दोस्तों को उनके कुत्तों के साथ पुलिस स्टेशन ले आई, एक झूठा इल्जाम लगाकर। हालांकि ये सारे लोग हंट करने के लिए जंगलों में जाया करते थे, तो उन्हीं लोगों को रिहा करवाने के लिए राजा ताता पुलिस स्टेशन आता है और राजा ताता उस गांव का मुखिया समथिंग लाइक दैट होता है। और राजा ताता इस पुलिस वाले से बहस करने लगता है कि इस पुलिस वाले ने बेवजह पीपी और उसके दोस्तों को पुलिस स्टेशन लाया। लेकिन वो पुलिस वाला राजा ताता से बदतमीजी करने लगता है और उसको भी पीपी के साथ बिठा देता है। थोड़ी देर बाद वो पुलिस वाला इन सारे लोगों को रिहा कर देता है और तब जाके राजा ताता पीपी से कहने लगता है, देखो बेटा, तुम अच्छे से पढ़ाई करना। अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तो तुम कानून का सामना कर पाओगे। अगर तुमको सिस्टम का सामना करना होगा तो तुम्हें लॉयर बनना होगा, वकील बनना होगा। इस तरह से कुछ इंस्पिरेशन बातें राजा ताता पीपी को बताने लगता है और तभी से ही पीपी ने ठान लिया था कि ये लॉयर बनेगा, एडवोकेट बनेगा, ताकि घटिया पुलिस वाले के मुंह दबा सके। खैर, जो पीपी की स्टोरी सुनने के बाद जो ये डिसाइड होती है कि वो पीपी को इंग्लिश सिखाएगी, तो पीपी भी इस बात के लिए राजी हो जाता है। इस तरह से धीरे धीरे करते ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और इसी दरमियान में ज्योति पीपी से प्यार भी करने लगती है, लेकिन अपना प्यार कभी भी पीपी के सामने एक्सप्रेस नहीं करती। खास के बाद एक दिन ताता किसी ब्रिज के नीचे जाता है पानी नहाने के लिए और उसी पानी में 4 लड़के पानी नहा रहे होते हैं। तो ताता धीरे धीरे करते हुए पानी के बीच में पहुंच जाता है और ताता उस पानी में डूबने का नाटक करता है और ताता को डूबते हुए वो 4 लड़के देख लेते हैं और उनमें से एक लड़का ताता को बचाने के लिए ताता के पास जाता है। जब एक लड़का ताता को बचा रहा होता है तो ताता उल्टा उस लड़के को उस पानी में डुबाने की कोशिश करता है। इस तरह से फाइनली ताता एक लड़के को उस पानी में डुबाकर मार देता है और उल्टा खुद ये नाटक करने लगता है कि ये लड़का मुझे बचाने आया था और ये खुद मर गया। और दूसरे दिन न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ छपती है कि एक लड़का पानी में डूब के मर गया। ताता की कहानी क्या है आपको आगे पता चलेगी। इस तरफ ज्योति की बहन की शादी तय हो चुकी होती है, तो ज्योति का फादर ज्योति से कहने लगता है, अरे बेटा, तुम अपने फ्रेंड्स को भी शादी में बुलाओ। तो ज्योति अपने फादर से कहने लगती है, नहीं पापा, मैं किसी को भी नहीं बुलाऊंगी सिवाय एक बंदे के, और उसका नाम है पेरियोरम पेरुमाल। आप सिर्फ उसी का नाम इनविटेशन कार्ड पे लिखो। अगर वो आएगा तो मुझे बहुत मजा आएगा, किसी दूसरे फ्रेंड की जरूरत ही नहीं होगी। ये सुनने के बाद ज्योति के फादर को थोड़ी और सी फीलिंग होने लगती है और दूसरे दिन ज्योति इनविटेशन कार्ड लेकर पीपी के पास जाती है और उसे इनविटेशन कार्ड देकर कहती है कि तुम पक्का जरूर आना। देखो, मैं किसी को भी मेरी बहन की शादी में नहीं बुलाई, मैं सिर्फ तुम्हें बुला रही हूँ और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है, तुम जरूर आना। तो जिस दिन शादी होती है उसी दिन सुबह पीपी आनंद को कॉल करता है, शादी में आने के लिए कहता है, लेकिन आनंद शादी में जाने के लिए मना कर देता है। इस तरफ शादी के दरमियान में ज्योति का फादर ज्योति को उसके घर भेजता है क्योंकि ज्योति का बहन का नेकलेस दिख नहीं रहा और उसे ही ढूंढने के लिए ज्योति का फादर ज्योति को घर जाने के लिए कहता है। लेकिन ज्योति अपने फादर से रिक्वेस्ट करने लगती है, नहीं पापा, अभी अभी पीपी आएगा, मैं उसे रिसीव करना चाहती हूँ। तो ज्योति का फादर कहने लगता है, अरे बेटा, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं उसे रिसीव कर लूंगा। इस तरह से ज्योति का फादर ज्योति को घर भेज देता है। तो थोड़ी देर बाद पीपी अपने हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट लेकर शादी में आता है। पीपी को देखने के बाद ज्योति का फादर पीपी के बगल में आके बैठता है और उसे उसके बारे में पूछने लगता है। तो पीपी ज्योति के फादर से कहने लगता है, मैं ज्योति का क्लासमेट हूँ, मेरा नाम पेरियोरम पेरुमाल है। तो ज्योति का फादर कहने लगता है, अच्छा, वो तुम ही हो, अभी अभी मेरी बेटी ने तुम्हारे बारे में कहा। और इसी तरह बात करते करते ज्योति का फादर पीपी का हाथ पकड़कर कहीं पर ले जाने लगता है और ज्योति का फादर पीपी को किसी बंद कमरे में लाता है। यहाँ लाने के बाद ज्योति का फादर पीपी से उसके बारे में पूछने लगता है कि उसका गांव कहाँ पर है, उसके फादर क्या काम करते हैं। तो पीपी ज्योति के फादर से कहने लगता है कि मेरा गांव वहाँ पर है और मेरे फादर
एक बैलगाड़ी चलाते हैं और तभी फौरन उस दरवाजे को तोड़कर कुछ लोग वहाँ पर आते हैं और पीपी को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगते हैं। ज्योति का फादर उन सारे लोगों को रोकने की कोशिश करता है और एक एक कर उन लोगों को उस कमरे से बाहर भेजने लगता है और उन्हीं में से एक बंदा पीपी के ऊपर पी करने लगता है। थोड़ी देर बाद ज्योति का फादर उस बंदे को भी उस कमरे से बाहर भेज देता है। सारे लोग जाने के बाद ज्योति का फादर पीपी से कहने लगता है, अरे वो तो छोटी बच्ची है, उसे कुछ भी नहीं पता, उसने तुम्हें इनविटेशन दिया और तुम मुंह उठा के चले आए। अगर मेरे खानदान वालों को तुम्हारे और ज्योति के बारे में पता चला तो वो लोग मेरी बेटी को और तुमको मार देंगे। अच्छा इसी में है कि तुम मेरी बेटी से दूर रहो और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ तुम मेरी बेटी से कुछ भी मत बताओ, ये तुम्हारे लिए और मेरे लिए अच्छा है। और हाँ, शादी होने के बाद मैं ये दरवाज़ा ओपन करूँगा, बाद में तुम अपने घर चले जाना। इस तरह से पीपी बहुत देर तक उसी कमरे में बंद रहता है और यहाँ पर ये इंटरवल सीन होता है और यहाँ से असली कहानी स्टार्ट होती है। खैर, शादी खत्म होने के बाद ज्योति ये सोच के उदास रहती है कि मेरे इतने बुलाने के बावजूद भी पीपी ने शादी को क्यों नहीं आया। और इस तरह बेचारा पीपी उस दिन के इंसिडेंट को याद करके उदास रहने लगता है कि किस मुंह से मैं ज्योति के सामने जाऊं। खैर, एक दिन फाइनली ज्योति पीपी को पकड़ ही लेती है और उस वक्त पीपी के फेस पर कुछ जख्म होते हैं तो ज्योति पीपी से उस जख्म के बारे में पूछने लगती है। तो पीपी ज्योति को जवाब देने लगता है कि मेरे गाँव में कबड्डी खेलते खेलते ये जख्म लगे है। तो ज्योति कहने लगते हैं, अच्छा मेरी बहन की शादी से इम्पोर्टेंट तुम्हें अपनी कबड्डी की परवाह है, इसीलिए तुम मेरी बहन की शादी में नहीं आए। मैं कितना एक्सपेक्ट करके रखी थी, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, मैं तुम्हें मेरे फैमिली मेंबर से मिलाना चाहती थी। इस तरह से जब ज्योति पीपी को अपनी फीलिंग्स के बारे में शेयर कर रही होती है तो पीपी को वही इंसिडेंट याद आने लगता है और फाइनली ज्योति पीपी से कहने लगती है कि जब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगे मैं खुद तुमसे बात नहीं करूंगी, बाय। तो ऐसा कहते हुए जब ज्योति उस क्लास के बाहर जा रही होती है तो उस क्लास में सिर्फ एक ही बेंच होती है। ज्योति बाहर जाने के बाद पीपी का क्रूपी पीपी को आता हुआ नजर आता है। इस तरह से यहाँ पर एक और जबरदस्त गाना चलने लगता है। उसके बाद पीपी और आनंद ये दोनों एक बार जाते हैं शराब पीने के लिए और बेचारा पीपी बहुत अपसेट सा होता है तो काफी सारी शराब पीने लगता है और पीपी ने आनंद को अपना वो इंसिडेंट नहीं बताया और आनंद यही समझ रहा होता है कि पीपी ने ज्योति की बहन की शादी को नहीं गया। जब आनंद दूसरी बोतल लेने के लिए बाहर जाता है तो पीपी के बगल में ही एक और बंदा बैठा हुआ रहता है जो सस्ती सी दारू पी रहा होता है। तो वो बंदा पीपी को अपनी दारू देता है और पीपी वो दारू पी लेता है जिसकी वजह से पीपी को बहुत चढ़ जाती है और आनंद से कहने लगता है कि आनंद अब मुझे फौरन मेरी गांव की बस चढ़ा दो, मैं गांव जाऊंगा। आनंद पीपी से कहने लगता है तुम्हारे गांव बाद में चले जाना, पहले क्लास को अटेंड करते हैं, चलो। इस तरह से कहते हुए आनंद पीपी को कॉलेज ले आता है। तब जाके आनंद को ये बात पता चलती है कि पीपी ने सस्ती वाली दारू पी है बगल वाले से मांग के, जिसकी वजह से पीपी को बहुत चढ़ चुकी होती है। और जब मैडम आकर अटेंडेंस बोल रही होती है तो आनंद पीपी को एब्सेंट बताने लगता है और पीपी को नीचे छुपाने लगता है और इसी बातों ही बातों में पीपी अपनी आवाज को ऊंची करने लगता है और ये बात वो मैडम जान लेती है और वहाँ पर हंगामा करने लगता है। तो आनंद पीपी को जबरदस्ती बाहर ले जाने लगता है और यही बात प्रिंसिपल को भी पता चल जाती है कि पीपी ने दारू पी के क्लास में आया, जिसकी वजह से वो प्रिंसिपल पीपी से उसके फादर को बुला ले आने के लिए कहता है। उसके बाद आनंद पीपी को ताता के पास ले जाता है जहाँ पर ताता किसी जगह पर काम कर रहा होता है और ताता एक और बंदे को बुलाता है। एक्चुअल से यहाँ पर बात यह है कि पीपी अपना एक फेक फादर क्रिएट कर रहा है क्योंकि पीपी ये चाहता है कि ये बात अपने रियल फादर को ना पता चले। तो रास्ते में वो फेक फादर पीपी को उसके फादर के बारे में पूछने लगता है कि पीपी का फादर किस किस्म का कैरेक्टर है, क्या वो गुस्से वाला है, कि वो क्या काम करता है वगैरह वगैरह। खैर, जब पीपी अपने फेक फादर को प्रिंसिपल के पास लाता है तो प्रिंसिपल पीपी के फेक फादर को ये बताने लगता है कि तुम्हारा बेटा शराब पी के क्लास में आया है, बताओ क्या किया जाए इसके साथ। ये सुनने के बाद पीपी का फेक फादर पीपी को बहुत मारने पीटने लगता है और प्रिंसिपल से कहने लगता है, सर आप जो कुछ भी करना चाहते हो कर दीजिए, आप इसे टीसी देना चाहते हो टीसी दे दीजिए, इसका मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है। मतलब इस तरह से कुछ हंगामा करने लगता है। खैर, पीपी का फेक फादर जाने के बाद वो प्रिंसिपल पीपी से कहने लगता है, इस बार मैं तुम्हारे फादर की वजह से तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अगली बार मुझे तुम्हारे बारे में कंप्लेंट आई तो मैं तुम्हें इस कॉलेज से निकाल दूंगा। खैर, कॉलेज से बाहर आने के बाद आनंद, पीपी और पीपी का फादर शराब पीने लगते हैं और इसी बातों ही बातों में पीपी का फेक फादर पीपी से कहने लगता है कि बेटा जब मैं बाहर आ रहा था तो एक लड़की मुझे रोक लिया और मुझे तुम्हारे बारे में बता रही थी कि पीपी की इसमें कोई गलती नहीं है, पीपी को आप मत डांटिए। उस लड़की को देख के मेरे आंखों में भी आंसू आ गए बेटा,
लगता है वो लड़की तुम्हें बहुत प्यार करती है। जब पीपी ज्योति के बारे में सुनता है तो पीपी फिर से शराब पीने लगता है और वहाँ से उठ के चला जाता है। दूसरे दिन पीपी अपने बेंच में बैठने के बजाय वो शंकर के बेंच के पास आके बैठता है। तभी वहाँ पर शंकर आता है और पीपी को उसके प्लेस पे जाने के लिए कहता है, लेकिन पीपी इसके लिए मानता नहीं। पीपी यहीं पर बैठना चाहता है। ये देखने के बाद शंकर पीपी को उस दिन का इंसिडेंट याद करने लगता है कि किस तरह से कुछ लोग पीपी को मारा, पीपी के ऊपर पी की। क्या अब मैं भी तुम्हारे ऊपर पी करूं? क्या तुम्हारी पोल मैं सारे स्टूडेंट के सामने बता दूं? यह सुनने के बाद पीपी को बहुत गुस्सा आता है और वो शंकर से झगड़ने लगता है। इस तरह से इन दोनों के बीच काफी सारी हाथापाई होती है। तो वहीं पर ज्योति भी होती है और इन दोनों की लड़ाई देखकर बेचारी ज्योति रोने लगती है। और उसी दिन जब पीपी बस में अपने गाँव जा रहा होता है तो 4 लोग पीपी को उस बस से उतारकर उसे कहीं पर ले जाने लगते हैं। और उसी तरह ये चारों लोग पीपी को उठाकर केले के खेत में लाते हैं और उसे मारने पीटने लगते हैं। तो भाई साहब यहाँ पर भी जबरदस्त फाइट होने लगती है। फाइट मतलब एक मुक्का मारा चांद तक पहुँच गए वैसी वाली फाइट नहीं। पीपी अपनी जान बचाते हुए उन चारों से लड़ने लगता है और फाइनली पीपी किसी भी तरह करके अपने गांव के बॉर्डर में पहुँच जाता है। अब जैसा मैंने पहले कहा था कि वहाँ के लोग इस तरफ नहीं आ सकते और यहाँ के लोग उस तरफ नहीं जा सकते, तो वो लोग वहीं पर रुक जाते हैं। उसके बाद ताता को दिखाया जाता है जो बस में कहीं पर ट्रैवल कर रहा होता है और वही बस में पीपी भी होता है। तो ताता पीपी को देखकर उसे अपने पास बुलाता है, उसे सीट देता है। जब पीपी ताता के बगल में बैठता है तो ताता पीपी को उसके बारे में पूछने लगता है कि तुम्हारा गांव कौन सा है, तुम्हारे फादर क्या करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब पीपी अपने बारे में बताने लगता है तो ताता पीपी के बगल से उठ खड़ेता है और वो उससे दूर जाने लगता है, क्योंकि ताता एक हाई कैस्ट का आदमी होता है और हाई कैस्ट के लोग लो कैस्ट के पीपल से ना ही मुलाकात करते ना ही बात करते। जब पीपी कॉलेज आता है तो पीपी फौरन शंकर के टेबल के पास जाकर उसका नाम मिटाने लगता है और शंकर का नाम मिटाकर अपना नाम वहाँ पर लिखने लगता है। उसके बाद एक टीचर जो पीपी से क्लोज रहती है वो टीचर पीपी को और ज्योति को अपने कैबिन में बुलाती है और पीपी से पूछने लगती है कि अब तुम दोनों में क्या हुआ, क्यों तुम दोनों पहले जैसे बात नहीं कर रहे हो। तो मैडम का यह सवाल सुनने के बाद पीपी कुछ उठ पटांग से जवाब देने लगता है। ये जवाब सुनने के बाद ज्योति रोती हुई वहाँ से चली जाती है और वो मैडम पीपी से कहने लगती है, अरे ट्यूबलाइट, क्या तुम नहीं जानते ज्योति तुम्हें लव कर रही है, प्यार कर रही है, क्या तुमको उसका प्यार नहीं दिखता? लेकिन पीपी भी मैडम से कहने लगता है, मैडम मैं भी ज्योति से प्यार करता हूँ, वो मेरी ज्योति है, लेकिन मेरी तकलीफ आप नहीं समझ पाओगे। ऐसा कहते हुए पीपी वहाँ से चला जाता है और तभी कुछ लोग जानबूझ के पीपी को लेडीज टॉयलेट में ढकेल लेते हैं और वहाँ का दरवाजा बंद कर लेते हैं। पीपी को उस कमरे में देखकर उस कमरे के सारी लड़कियाँ चीख मारने लगती है। पीपी उस दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करता है, उसी तरह पीपी अपना सर नीचे झुकाए हुए रहता है। तो थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल आकर उस दरवाजे को ओपन करता है तो पीपी अपना चेहरा छुपाकर वो अपनी क्लास में जाने लगता है। जब पीपी अपने बेंच के पास आता है तो पीपी ये देखता है कि उसका नाम मिटा हुआ है। यह देखकर पीपी को बहुत गुस्सा आता है और पीपी उस बेंच को तोड़ने लगता है और पीपी को फॉलो करते हैं वो प्रिंसिपल और कुछ स्टूडेंट्स पीपी के पास आते हैं, लेकिन पीपी गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद आनंद पीपी को डांटने लगता है, आखिरकार तुम्हें क्या हो गया, क्यों आजकल तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो? अब देखो प्रिंसिपल फिर से तुम्हारे पापा को बुला लेने की बात कर रहा है, कहाँ से लाओगे फिर से तुम्हारा फादर? तो पीपी आनंद से कहने लगता है, इस बार मैं मेरे असली फादर को ही बुला ले आऊंगा। उसके बाद पीपी के फादर का इंट्रोडक्शन होता है और यहाँ पर हमें यह बात पता चलती है कि एक्चुअली पीपी का फादर कोई बैलगाड़ी नहीं चलाता और पीपी का फादर अपने आप को फीमेल बनाकर किसी मेले वेले में डांस करता रहता है, यही इसका काम होता है। पीपी का फादर थोड़ा बहुत गे टाइप का लगता है, लेकिन एक्चुअली वो गे नहीं होता। इसलिए पीपी अपने फादर के और अपने फादर के काम के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताता। उसके बाद पीपी अपने फादर के पास आकर कहने लगता है, पापा आपको प्रिंसिपल सर ने बुलाया है, आपको आना होगा। तो इसका फादर कहने लगता है, अरे बेटा मैं कॉलेज में जाके क्या बात करूँगा, तुम अपनी माँ को ले जाओ ना। तो पीपी कहने लगता है, नहीं पापा आपको ही आना पड़ेगा। इस तरह से पीपी अपने फादर को अपने कॉलेज ले जाता है और जब पीपी का फादर प्रिंसिपल के सामने आता है तो ये प्रिंसिपल पीपी के फादर को देखकर शॉक में रह जाता है और पीपी के फादर से पूछने लगता है, पिछली बार तो मैंने किसी और आदमी को देखा था और आप कौन हो? तो पीपी का फादर उस प्रिंसिपल से कहने लगता है, सर देखिए आप लोग मुझे क्यों यहाँ पर बुलाए मुझे पता नहीं, और मेरा काम है मैं फीमेल का मेकअप करके मेले में नाचता हूँ। शायद इसी को बोलने में मेरे बेटे को हिचकिचाहट होगी और शायद उसने किसी दूसरे बंदे को आपसे मिलवाने के लिए लाया होगा। यह सुनने के बाद प्रिंसिपल पीपी के फादर को बाहर भेज देता है और पीपी को अंदर बुलाता है और वो प्रिंसिपल पीपी से कहने लगता है,
देखो बेटा, कभी भी अपने बाप को मत छुपाना। मुझे ही देख लो, मेरा फादर एक चपरासी है और आज उसी चपरासी का बेटा तुम्हारा प्रिंसिपल है और इस कॉलेज में सारे लोग मुझे सलाम करते हैं। मुझे पता है जो कुछ भी कांड हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम जानबूझ के लेडीज टॉयलेट में नहीं गए, तुमको धक्का दिया गया है और मुझे ये भी पता है कि तुमको किसने धक्का दिया है। ऊपर वाले लोग तुमको नीचे दबाने की कोशिश करेंगे लेकिन तुम्हें दबना नहीं है। मुझे ही देख लो, मैं भी एक लो क्लास का बंदा हूँ लेकिन आज मैं इस कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। आज के बाद से तुम जो कुछ भी करना चाहते हो तुम करो, तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ। जब पीपी वहाँ से जाता है तो वहीं पर वो टीचर होती है तो टीचर प्रिंसिपल से पूछने लगती है, अरे सर आपने ये क्या कह दिया? अगर पीपी ने उनसे जाकर झगड़ा वगैरह किया तो कौन जिम्मेदार होगा? तो प्रिंसिपल मैडम से कहने लगता है, लड़ने दो, झगड़ने दो, क्या उन लोगों को हम रोक सकते हैं? नहीं ना। उसी तरह हम भी पीपी को नहीं रोकना चाहिए। अगर कल के दिन पीपी ने इसी बदनामी की वजह से वो सुसाइड कर लिया तो कौन जिम्मेदार होगा? अच्छाई इसी में है कि वो लड़के मरे, ना कि सुसाइड करके। उसके बाद पीपी का फादर कॉलेज के बाहर बैठा हुआ रहता है, पीपी का इंतजार करता हुआ, और तभी शंकर और उसके फ्रेंड्स की नजर पीपी के फादर पर पड़ती है और उनमें से एक बंदा शंकर को बताने लगता है, अरे यही तो है पीपी का फादर। तो ये सुनने के बाद शंकर और उसके फ्रेंड्स पीपी के फादर के पास जाते हैं, उसे छेड़खानी करने लगते हैं। उसी तरह शंकर पीपी के फादर की धोती खींचने लगता है तो पीपी के फादर को बहुत गुस्सा आता है और पीपी का फादर शंकर को एक छापड़ लगाने लगता है। तो शंकर भी उल्टा पीपी के फादर को बहुत मारने पीटने लगता है। और जब पीपी प्रिंसिपल के रूम से बाहर आता है तो पीपी और आनंद ये देखते हैं कि शंकर और उसके दोस्त पीपी के फादर की धोती छीन रहे हैं, उसे नंगा कर रहे हैं। इस तरफ बेचारा पीपी का फादर शंकर से और उसके फ्रेंड से हाथ जोड़ने लगता है कि उसकी धोती उसे वापस कर दे। बेचारा पीपी का फादर शर्मिंदा होकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी शंकर और उसके फ्रेंड्स पीपी का फादर को पीछा करने लगते हैं। तो उन्हीं को फॉलो करते हुए पीपी भी उनके पीछे भागने लगता है। तो थोड़ी दूर आने के बाद शंकर और उसके फ्रेंड्स पीपी के फादर को रोड के साइड में ढकेल देते हैं और उसके मुंह पर उसकी धोती फेंक देते हैं। बेचारा पीपी दौड़ता हुआ अपने फादर के पास आकर अपने फादर को गोदी में उठाकर ऑटो में बिठाकर उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है। इस तरफ ज्योति के फादर को शंकर के कांड के बारे में पता चल जाता है और ज्योति का फादर शंकर को डांटने लगता है। इसकी डांट सुनने के बाद शंकर ज्योति के फादर को झूठ कहने लगता है कि हमें वार्न करने के बावजूद भी पीपी ज्योति से मिल रहा है, वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अगर कल के दिन तुम्हारी बेटी उस लड़के के साथ भाग गई तो मुझे ब्लेम मत करना, खुद को तुम फांसी लगा लेना, तब जाके तुम्हें शर्म आएगी। तो ज्योति का फादर शंकर की बातों को सच समझने लगता है और उसे बिठाकर उसे पूछने लगता है, अब बताओ हम क्या किया जाए उस लड़के का। तो शंकर ज्योति के फादर से और अपने फादर से कहने लगता है कि हम पीपी को मार देंगे। लेकिन ये बात ज्योति के फादर को हजम नहीं होती। लेकिन शंकर का फादर ज्योति के फादर को मनवा लेता है और तभी उसी वक्त शंकर, उसका फादर और एक और बंदा ताता के पास जाते हैं और शंकर ताता को पीपी की फोटो दिखाकर कहने लगता है कि हमें इसे मारना होगा। तो इसकी फोटो देखकर ताता इसे पहचान लेता है, अरे ये तो वही बंदा है ना जो लॉ कॉलेज में पढ़ता है, मैं इस लड़के को जानता हूँ, बहुत ही अच्छा लड़का है, इसे क्यों मारना होगा, बात करके संभाल लेता है ना मैटर को। तो शंकर कहने लगता है, नहीं ताता, हमने इस लड़के से बात करके देखा है लेकिन ये मानने वालों में से नहीं है। अब ताता के बारे में बात करें तो जैसा मैंने पहले कहा था कि ताता अपर कास्ट का बंदा होता है और ताता अपने बिरादरी के लोगों को इज्जत को बचाने के लिए ये कुछ भी कर सकता है, किसी को मार भी सकता है और खुद मर भी सकता है। इसीलिए ताता ने उन सारे लड़कों को मारा और वो सारे लड़के लो कैश के लड़के थे। और उसी तरह ताता ने उस लड़की को इसलिए मारा क्योंकि इसकी बिरादरी की लड़की ने लोअर कैश के लड़के से प्यार किया। मतलब कुछ भी कर सकता है ये बुढ़ऊ अपनी इज्जत को बचाने के लिए। इस तरफ पीपी अपने हाथ में चाकू लेकर अपने फादर के पास बैठा हुआ रहता है और तभी पीपी की माँ आकर पीपी के हाथ में चाकू देखती है और उसे अपने पास छीन लेती है। तो पीपी अपनी माँ से कहने लगता है, माँ प्लीज मुझे वो चाकू दे दो, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं उन्हें मार दूंगा। तो पीपी की माँ कहने लगती है, क्या इस दिन के लिए मैंने तुम्हें कॉलेज भेजा? और वैसे भी बेटा ये तुम्हारे फादर के लिए नया नहीं है, हर रोज तुम्हारे फादर शर्मिंदा होते हैं और जब तुम छोटे बच्चे थे उस वक्त तो कुछ लोगों ने तुम्हारे पिताजी को अपहरण करके ले गए थे उनका रेप करने के लिए, लेकिन बाद में उन लोगों को पता चला कि वो तो लड़की नहीं लड़का है, तब जाके उन लोगों ने तुम्हारे पिताजी को छोड़ दिया। क्या उससे भी बढ़कर है आज की शर्मिंदगी? तो पीपी अपने माँ से कहने लगता है, लेकिन माँ मैं उस वक्त नहीं था ना,
आज मैं मेरे पापा के साथ हूँ और कोई भी मेरे पापा के साथ ऐसी बदतमीजी करे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो उसकी माँ कहने लगती है, बेटा तुम हमारे पास हो यही काफ़ी है, अगर मेरी मानो तो तुम कॉलेज जाना बंद करो। तो पीपी अपने माँ से कहने लगता है, नहीं माँ मैं कॉलेज जाऊँगा, मैं खूब पढ़ाई करूँगा, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूँगा। खैर तभी वहाँ पर आनंद आता है और आनंद पीपी से कहने लगता है कि अभी अभी बाहर ज्योति आकर मुझसे कहा कि तुम सेमेस्टर में पास हो चुके हो और ज्योति तुम्हारा बाहर वेट कर रही है। तो उसी को मिलने के लिए पीपी ज्योति के पास जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच काफी सारी बातें होती है। तो फाइनली ज्योति पीपी से यही चाहती है कि जैसा पहले ये दोनों एक दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे से मुलाकात करते थे, उसी तरह से ज्योति चाहती है। तो फाइनली पीपी भी मान लेता है कि आज के बाद से पीपी ज्योति से उसी तरह से बात करेगा। और यहाँ पर आपने गौर किया कि इन दोनों के पीछे ही ताता खड़ा हुआ रहता है पीपी का वेट करता हुआ। खैर कुछ बातें वगैरह होने के बाद ज्योति पीपी को टाटा बाय बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। और जब पीपी ज्योति को छोड़ने के लिए बाहर आता है और तभी ताता इसे दिखता है और ताता पीपी से कहने लगता है, बेटा मेरे पाँव में बहुत गहरी चोट लगी है, क्या तुम मुझे घर तक ड्रॉप कर सकते हो? एक्चुअली मेरे पास साइकिल है और मेरा घर पास ही है, प्लीज मुझे मेरी साइकिल में मुझे ड्रॉप कर दो बेटा। तो बेचारा पीपी उसी तरह से ताता को अपनी साइकिल में बिठाकर उसे ले जाने लगता है। थोड़ी दूर आने के बाद ताता पीपी को एक ब्रिज से नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से बेचारा पीपी बेहोश हो जाता है और ताता पीपी को घसीटते हुए एक ट्रेन ट्रैक पर लाके सुला देता है। और प्लान के मुताबिक ताता ने वहीं पर एक बियर की बोतल और एक दारू की बोतल रखी होती है। तो वो दो बोतल पीपी पर फेंक देता है ताकि देखने वाले ऐसा लगे कि पीपी ने पीकर यहाँ पर सो गया है। ऐसा करने के बाद ताता वहीं पर जाके छुप जाता है और थोड़ी देर बाद करूपी की आत्मा भागते हुए पीपी के पास आती है। करूपी पीपी के मुंह को चाटने लगता है, उसे उठाने की कोशिश करता है। मतलब यहाँ पर पीपी को अपना करूपी ही याद आने लगता है। और जब पीपी अपनी आंखें खोलता है तो करूपी उसके सामने से वैनिश हो जाता है और तभी दूर से ट्रेन आ रही होती है। तो पीपी बहुत ही मुश्किल से उस ट्रेन की पटरियों पे से हट जाता है और ऑफकोर्स ये चीज ताता देख लेता है और ताता अपने हाथ में पत्थर लेकर पीपी पर हमला करने लगता है। और उसी तरह ताता के पास एक चाकू होती है और उस चाकू की मदद से पीपी को मारने की कोशिश करता है। इस तरह से इन दोनों के बीच बहुत सारी हाथापाई होती है। तो फाइनली पीपी ताता को बेहोश कर देता है, कोई चीज लेके उसके सर पे मार देता है। और तभी वहाँ पर शंकर और एक और बंदा आते हैं और ये दोनों पीपी पर हमला करने लगते हैं। और फिर से यहाँ पर इन दोनों के बीच बहुत धांसूदार फाइट होने लगती है। तो पीपी इन दोनों को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगता है। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर ज्योति का फादर आता है अपनी कार लेकर, ये देखने के लिए कि वो दोनों लोग पीपी को मारे हैं या नहीं। लेकिन यहाँ पर तो सीन कुछ और ही होता है, पीपी ने खुद उन दोनों को मार पीट रहा होता है। तो ज्योति का फादर पीपी को देख के उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसे मार नहीं पाता क्योंकि ज्योति के फादर को ये गलत लगने लगता है। और उसी तरह पीपी हार मानने वाले इंसानों में से नहीं होता और पीपी ज्योति के फादर पर थूकने लगता है, थू है तुम्हारी जिंदगी कि तुमने मुझे मारने के लिए इतने सारे लोगों को भेजा, मैं तो सिर्फ तुम्हारी बेटी से बात कर रहा था। अगर तुम्हें मारना है पहले तुम्हारी बेटी को मारो, बाद में मेरे पास आना। खैर ऐसा चैलेंज करने के बाद पीपी थका हुआ वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ताता को होश आता है, ताता उठ बैठता है लेकिन इसके आसपास कोई भी नहीं होता। तो ताता फौरन ट्रेन के पटरियों के पास बैठ जाता है अपनी जान देने के लिए और एक ट्रेन आकर ताता को मार देती है और दूसरे दिन न्यूज़पेपर में ताता की ही खबर छप जाती है। मतलब जैसा मैंने पहले कहा था ना कि ये लोग अपनी इज्जत को बचाने के लिए खुदकुशी करने को भी रेडी होते हैं। क्या फायदा ऐसी घटिया जिंदगी का। सच में लोग कहते हैं ना, जान है तो जहान है, लेकिन ऐसे लोगों की नजर में जान भी चींटी के बराबर होती है। खैर उसके कुछ दिनों बाद ज्योति अपने फादर को लेकर पीपी के पास आती है अपने फादर को मिलवाने के लिए और इन दोनों को एक साथ देखकर ज्योति बहुत खुश होती है। मतलब ज्योति का सपना यही था कि वो किसी न किसी दिन पीपी को अपने फादर से मिलवाए। और यहाँ आने के बाद ज्योति का फादर पीपी से कहने लगता है, बेटा हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने मेरी बेटी को अपने बारे में क्यों नहीं बताया। तो पीपी ज्योति के फादर से कहने लगता है, देखिए सर, जब कभी भी मैं और ज्योति एक साथ होते हैं तो वो हर हमेशा आप ही की बात करती है। इससे मुझे ये बात पता चली कि आप कितने अच्छे इंसान हो। अगर उस दिन का इंसिडेंट मैं ज्योति को बता देता तो ज्योति को आप मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। उसके बाद ज्योति इन दोनों के लिए ग्लास कप में चाय लेके आती है और मैंने पिछली वीडियोस में कहा था कि कम कैश के लोग स्टील ग्लास में चाय पीते हैं, उनको ऐसे ही दिया जाता है जैसे अजीब दास्तान में हुआ था। इस तरह से डायरेक्टर इन दोनों कप्स को फोकस करने लगता है
इसका मतलब है ये दोनों अब इक्वल है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। एक्चुअली दोस्तों तबीयत ठीक ना होने की वजह से रिकॉर्डिंग में कुछ दिक्कत पेश आई है। मतलब मैं थोड़ा जल्दी थक रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे मेरी तबीयत ठीक होती जा रही है। तो खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।